पूरी जिंदगी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी समाज के लिए लगाएंगे। हमारे बीच पति हमारे बीच उपस्थित है। मैं डॉक्टर हुसैन जी को बहुजन विचारक सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। समय कम है, वक्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए सभी बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ और मंच पर आसीन पूज्य भत्ते जी को मैं वंदना भी करता हूँ और मंच पर आसीन हमारे संघर्ष के साथी हैं, अधिकांश लोग जो हमारे साथ मिलकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी साथियों को भी मेरी ओर से मैं जय भीम जय संविधान बोलता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को भी मेरी ओर से जय भीम जय संविधान। तो क्योंकि मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ तो मैं केवल वही बात बोलता हूँ जो बात आपको फायदा करेगी। मैं कभी भी किसी भी मंच पर जाकर वो बात नहीं बोलता हूँ जो लोगों को अच्छी लगे। मैं हमेशा वही बात बोलता हूँ जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो। तो हमको महत्वपूर्ण बात महापुरुषों की, आज तक हम महापुरुषों ने जो किया वो तो बताएं, ये जरूरी है, लेकिन हमको आज क्या करना है इस पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। महापुरुषों ने जो करना था वो कर दिया, हम आज क्या करें जिससे हमारा ये समाज जो शोषित है, वंचित है, अधिकार विहीन है, ये इस देश का मालिक बने, ये बताना हमको आज जरूरी है और कैसे बनेगा ये इस पर बात होनी चाहिए। तो वैसे मैं कैडर का एक प्रशिक्षक हूँ। बहुजन विचारधारा जो बुद्ध फुले साहू अम्बेडकर पेरियार कांशीराम साहब और इस भारत की धरती पर, इस सतना की धरती पर बहुजनों के रूप में, एक नायक के रूप में सुखलाल कुशवाहा जी की धरती पर मैं आया हूँ, मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं ग्वालियर चंबल संभाग से हूँ जहाँ ये बहुजन आंदोलन बहुत तेज गति से आगे बढ़ता था, लेकिन जब मैंने आंदोलन की दिशा को देखा तो मैंने कहा कि कुछ कमियां हैं हमें, इस कारण से ये काम नहीं बन पा रहा है। कमियां क्या थी वो मैं आपको 10 से 5 मिनट में 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं ग्वालियर लगभग 450 किलोमीटर के समथिंग है यहाँ से वहां से आया हूँ। तो महत्वपूर्ण बात है, बुद्ध कहते हैं कि समाज का नेतृत्व कौन कर सकता है। तो बुद्ध से पूछा जाता है, बुद्ध कहते हैं कि समाज का नेतृत्व कोई राजा नहीं कर सकता, कोई जमींदार नहीं कर सकता, कोई सेठ नहीं कर सकता, क्योंकि भिक्षु संघ बैठा है यहाँ। तो बुद्ध से पूछा जाता है फिर कौन कर सकता है समाज का नेतृत्व। तो बुद्ध कहते हैं समाज का नेतृत्व एक भिक्षु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो कहता है क्यों कर सकता है, क्योंकि भिक्षु 2 जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। पहली जिम्मेदारी होती है परिवार की जिम्मेदारी। भिक्षु का अपना कोई परिवार नहीं होता है, वो पूरे समाज को अपना परिवार मानता है। दूसरा, वो पैसे की जिम्मेदारी से मुक्त होता है, उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है, वो समाज से भिक्षा बोलकर खाता है, जो समाज दान देते हैं उससे वो अपना काम चलाता है आने जाने का। बुद्ध फिर कहते हैं कि समाज का नेतृत्व वो भिक्षु भी नहीं कर सकता जो केवल घर और पैसा छोड़ दे, यानी कि जो परिवार और पैसा छोड़ दे वो भी भिक्षु समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। कब तक? जब तक वो भिक्षु सीलवान ना हो जाए। तो बुद्ध ने 3 बातें बताई समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों की, कि पहला, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके पास परिवार और पैसे की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, सीलवान होना चाहिए। इसलिए आपने महापुरुषों के जो फोटो लगाए हैं, उन सभी महापुरुषों में, चाहे हम बुद्ध को देखें, चाहे सम्राट अशोक को देखें, चाहे हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखें, चाहे बाबा साहब को देखें और चाहे कांशीराम साहब, जितने भी बहुजन महापुरुष पैदा हुए हैं उन्होंने सबने इसीलिए त्याग के रास्ते को अपनाया। सम्राट अशोक जो चक्रवर्ती राजा हुए, अखंड भारत पर राज करने वाले, वो अपने इकलौते बेटा और बेटी को दान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बिना त्याग के कोई मूवमेंट कभी नहीं कर सकता। तो आज की स्थिति पैदा हो गई है कि जब बुद्ध कह रहे हैं कि समाज का नेतृत्व वो लोग कर सकते हैं जो त्यागवान हैं और नैतिकवान हैं। हम फुले साहब का त्याग समाज को गिनाते हैं कि फुले साहब ने अपनी औलाद पैदा नहीं की, पूरी जिंदगी समाज के लगा दी। बाबा साहब का त्याग गिनाते हैं कि उनके 4 बच्चे मर गए। लेकिन आज स्थिति आएगी कि हम क्या त्याग कर सकते हैं समाज के लिए, प्रश्न यहाँ पैदा होता है।
जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, हमारे मन में लालच रहेगा, स्वार्थ रहेगा, हम कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमको आज महापुरुषों के त्याग से सीख लेकर आज अपने आप को त्याग के रास्ते पर चलने के लिए तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए जब मैंने इस बात को समझा तो मैंने कहा मैं दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता हूं, जब तक मैं खुद अपने जीवन का त्याग नहीं करूंगा, अपने जीवन का बलिदान कौन के लिए नहीं दूंगा, मैं दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता हूं। इसीलिए 15 सितंबर 2021 को मैंने और मेरे जीवन साथी दोनों डॉक्टर हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों ने नौकरी छोड़कर इस मिशन को आगे बढ़ाने का और पूरी जिंदगी लगाने का फैसला किया। तो मैं ओपन कार्यक्रम में कम करता हूँ, कैडर कैंप ज्यादा करता हूँ, क्योंकि हमारी जो बात बनी थी वो विचारधारा से बनी थी, कैडरों से बनी थी, लेकिन दुश्मन ने घुसपैठ करके उस आंदोलन में ऐसी घुसपैठ की कि वो पूरा कैडर, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। और आज वो आंदोलन की क्या स्थिति है सब लोग देख रहे हैं। तो अगर हमको महापुरुषों की बात बनानी है तो फिर से हमको हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर कायम करना आना पड़ेगा, लौट कर कायम करनी पड़ेगी। हमने देखा है बहुत सी जगह पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। वो लोग कहते हैं कि लोगों ने बाबा साहब का, ज्योतिबा फुले का अपमान किया, और जिन्होंने अपमान किया वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। बताइए बात बनेगी कि बिगड़ेगी? जिन लोगों ने फुले साहब को अपमानित करके भगाया, माँ सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ फेंका, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में पानी नहीं पीने दिया, क्या वो लोग आपके हक अधिकार बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। तो हमको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है। बताइए आज ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए जो लड़ाई चल रही है वो बिना जातिगत जनगणना के पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे कितने भी बड़े कार्यक्रम हो उसमें 2 बैनर जरूर लगते हैं कि देश की मजबूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी है, और शोषितों की मजबूरी है, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। व्यवस्था परिवर्तन इस देश में होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हमारे लोग गिने जाएंगे कि संख्या कितनी है। कांशीराम जी एक नारा देते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पर हिस्सा तो जब मिलेगा जब गिनती होगी। पर अब आज आपको ये देखना है कि जातिगत जनगणना का विरोध कोई मुसलमान करता है क्या, कोई सिख करता है क्या, कोई ईसाई करता है क्या, कोई एससी का व्यक्ति करता है क्या, कोई एसटी का व्यक्ति करता है क्या? तो ये जातिगत जनगणना का विरोध कौन करता है? आप लोग बोले कौन करता है? कौन करता है? सबकी आवाज आनी चाहिए। कौन करता है? ब्राह्मण। तो जो आपका विरोध करता है बताइए उसका खुलकर विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़ाई इस बात की है, क्योंकि जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक हमको हमारे अधिकार नहीं मिल सकते। तो हमको थोड़ा सा मैं आपको बैकअप में लेके चलता हूँ। ये आरक्षण की शुरुआत हुई कहां से थी? लोग कहते हैं अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, ये गलत कहते हैं वो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की शुरुआत नहीं की। आरक्षण की शुरुआत की छत्रपति साहू जी महाराज ने, जो कोल्हापुर के राजा थे, वो भी इसी ओबीसी समाज के थे, जिसको आज संवैधानिक रूप से ओबीसी कहते हैं। वो धर्म के अनुसार उसको शूद्र कहते थे। जब उन्होंने आरक्षण की शुरुआत की तो क्या हुआ? उनको किसका राजा कहा गया वो शब्द कहने के लायक भी नहीं है। इन्हीं लोगों ने उनको भेड़ों का राजा कहा कि आरक्षण देने वाला ये भेड़ों का राजा है। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे कि जब उनके साथ भेदभाव हो रहा है राजा होते हुए साहू जी महाराज के साथ, तो उन्होंने कहा मेरी कौम के साथ भेदभाव होता है, इसलिए मेरे मंत्रिमंडल में, मेरे क्षेत्र में 50% रिजर्वेशन मैं लागू करता हूँ। और उन्होंने 50% आरक्षण की शुरुआत की। शिक्षा का अधिकार लोग कहते हैं बाबा साहब ने दिया। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में लिखा, लेकिन दिया किसने? वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने दिया। बाबा साहब ने वो केवल अधिकार जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़कर दिए थे, वो अधिकार संविधान में लिखे हैं। और जब आरक्षण उस समय पर, क्योंकि साहू जी महाराज एक छोटी सी रियासत के राजा थे, वो पूरे देश में नहीं लागू हो पाया, लेकिन कोल्हापुर में लागू हो गया। तो फिर क्या हुआ? बाबा साहब को जब मौका मिला विदेश में पढ़ने जाने का, और वो विदेश से पढ़कर आए, और विदेश से बाबा साहब अपने आप पढ़कर नहीं आए। बाबा साहब को पढ़ाने के लिए, मेरा भाई अभी एक बात कह रहे थे, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ ऐसे कटु शब्दों का इस्तेमाल ना किया करें। ओबीसी ही अकेला संघ की दरी नहीं बिछा रहा है, 90% दलित भी संघ में दरी बिछा रहा है। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? विचारिक लड़ाई है ये। जिस दिन मेरा भाई समझ जाएगा वो भी साथ आ जाएगा, जिस दिन एससी का भाई समझ जाएगा वो भी साथ आ जाएगा। तो किसी को भी हम ये ना कहें, क्योंकि आंदोलन अगर केवल अम्बेडकर साहब को निकाल दिया जाए
और कांसीराम साहब को निकाल दिया जाए, तो बताइए आंदोलन हमेशा किसने चलाया है? दलितों ने चलाया है कि पिछड़ों ने चलाया है? ये इतनी लंबी श्रृंखला है महापुरुषों की, ये सारे महापुरुष पिछड़ा वर्ग में पैदा हुए, ओबीसी समाज में जिनको शूद्र कहते हैं वो समाज में पैदा हुए। तो हमको ये समझना होगा कि जब मौका था तो उन्होंने आंदोलन चलाया। आज आरक्षण आपको पहले मिल गया, इसलिए आप पढ़ लिख गए, आपकी सोच जल्दी विकसित हो गई। ओबीसी समाज को रिजर्वेशन 90 में मिला है, इसलिए उनको धीरे धीरे जागृति उनके अंदर आ रही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब बाबा साहब को विदेश में पढ़ने जाना था तो उनके पास पैसा नहीं था। पैसा किसने दिया? पैसा दिया दो राजाओं ने, सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जो बड़ौदा के राजा थे, जिनको बघेल समाज कहते हैं, गढ़िया समाज कहते हैं, वो समाज के राजा थे। दूसरे राजा थे छत्रपति साहूजी महाराज, जिनको कुर्मी समाज कहते हैं, पटेल समाज कहते हैं, वही समाज के राजा थे। उन दोनों ने बाबा साहब को पढ़ने विदेश भेजा, और जब वो पढ़कर वापस आ गए तो उनको संविधान में आरक्षण का प्रावधान करना था। तो बताइए, लोग कहते हैं कि अम्बेडकर दलितों के नेता है। अगर वो दलितों के नेता होते तो सबसे पहले आरक्षण किसके लिए देते? दलितों के लिए लिखते। लेकिन आप संविधान को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पहली कलम जो आरक्षण के लिए लिखी गई है वो आर्टिकल 340 लिखा गया, और आर्टिकल 340 SC ST के लिए नहीं है। किसके लिए है? वो पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने जो पढ़ाई की है वो इन महाराजाओं की देन से की है, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं सबसे पहले आरक्षण किसको दूंगा? पिछड़ा वर्ग के भाइयों को दूंगा। ये बात हम नहीं समझा पाए अपने लोगों को, इसलिए वो भाई हमसे अलग है आज। अगर हम ये समझा दिए होते, पर बाबा साहब देना चाहते थे, फिर मिला क्यों नहीं? तो कुछ कड़ी की बातें हैं जिनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ धोखा होता आया है। राजा बलि के साथ धोखा हुआ, राजा बृहद्रथ मौर्य के साथ धोखा हुआ। अगर राजा बृहद्रथ मौर्य के साथ धोखा ना हुआ होता, और पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण अगर उनकी हत्या ना करता, तो भारत से कभी भी बौद्धों का राज नहीं जाता। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे साथ धोखा कैसे हुआ। धोखा हुआ, बाबा साहब जब ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहते थे तो ओबीसी समाज के लीडरों को बाबा साहब के विरोध में खड़ा किया गया, और कहा गया कि आप तो आरक्षण का विरोध करो, ये अम्बेडकर तुमको चमार गोली बना देगा, भंगी बना देगा, तुम नीची जाति में चले जाओगे, इसलिए आरक्षण का विरोध करो। तो ओबीसी समाज के ही लीडर हमारे आरक्षण का विरोध करने लगे। लेकिन बाबा साहब बहुत दूरदर्शी रखते थे, उन्होंने फिर भी संविधान में लिखा, क्या लिखा? कि आज नहीं तो कल जब मेरे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को जागृति आ जाए और उन्हें लगे कि हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तब उनको जितनी उनकी संख्या है उतना उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। फिर भी संविधान में लिखा उन्होंने, और उस समय पर वो आरक्षण उनको नहीं मिल पाया, लेकिन संविधान में प्रावधान हो गया। उसके बाद बाबा साहब का दूसरा नाम क्या नारा लगता था? कांसीराम, कांसीराम। तो कांसीराम ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पिछड़ा वर्ग के भाइयों का कर्ज है, वो नहीं चुका पाए, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने पहली जो आंदोलन की शुरुआत की, वो क्या शुरुआत की? कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हमारा आपका खून का रिश्ता है। जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई हैं, उनके बीच में जो द्वेष डाला गया, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बढ़ाकर डाला, वरना हम एक माता पिता की संतान है। ये अब DNA से साबित हो गया है, DNA रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल्यवासी हैं। और DNA रिपोर्ट क्या होती है? मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं इस बात को। DNA रिपोर्ट प्रमाणित होती है, वो सबूत होती है, उसको दुनिया की कोई ताकत डिनाई नहीं कर सकती है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं उसका उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, वरना नारायण दत्त तिवारी जी के जीवन की घटना उसका उदाहरण है। उन्होंने एक महिला के साथ गड़बड़ कर दी थी, कहा कि, और उसको गर्भवती हो गई, उसने कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, वो नहीं माने, वो DNA रिपोर्ट कराने चली गई। पहले तो अकेले में मान जाते तो बात ठीक थी, जब अकेले में नहीं माने बेइज्जती हुई अलग, और दोबारा शादी करनी पड़ी अलग, और पूरे अधिकार देने पड़े वो अलग। तो DNA रिपोर्ट प्रमाणित होती है, आज आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान में आरक्षण नहीं दे पाए तो कांसीराम जी ने कहा कि मेरे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूरे देश में आंदोलन चलाया। मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, कई ऐसे ओबीसी के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने साथ दिया। तो 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन उस समय भी मंडल कमीशन के विरोध में षड्यंत्रकारियों ने हमारे ही अपने लोगों को खड़ा किया। मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि आप लोगों को, कई लोगों को बुरा लग जाता है कि आपने नाम क्यों ले लिया, लेकिन हमारे ही अपने खून के लोग थे, हमारे ही अपने भाई। भाई द्वेष फैलेगा तो जिन्होंने जातियां बनाई है ये उनको सोचना चाहिए ना कि जाति क्यों बनाई। आप जानवरों की गिनती कर रहे हो लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आप अधिकार किसके छीनते हो? जितनी सीटें SC के लिए रिजर्व हैं
उतनी एसटी को मिलती है कि नहीं मिलती है? आप खड़ा करके बताइए, मिलती है कि नहीं? जितनी एसटी की रिजर्व है उतनी मिलती है कि नहीं? तो ये हक अधिकार किसके खाते हैं? सामान्य वर्ग के लोग किसके खाते हैं? तो लड़ाई किससे है? ओबीसी वर्ग के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। और कौन छीन रहा है? और उसमें भी एक विशेष वैरायटी है जिसको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते थे, विदेशी लोग, एंटीना वाले लोग, कलम कसाई, ये छीन रहे हैं। इनको कलम कसाई कहते थे। तो हमको ये समझना होगा कि जब भी मौका आएगा हमारा व्यक्ति एक विरोध में खड़ा किया जाएगा इसी के लिए। तो हमको समझना होगा कि आंदोलन को चलाने के लिए त्यागवान लोगों की जरूरत है। मैं धन्यवाद करता हूँ ओबीसी महासभा के इन साथियों को जो इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन चुनाव का वक्त आता है तो आप जाति के नेता ढूंढते हो कि बताओ इनको नेता बनाया जाना चाहिए। लड़ाई आपकी ये है, जेल आपके लिए ये जाए, लाठियां आपकी ये खाएं और नेता आप दूसरों को बनाए, नेता आप सामान्य वर्ग के लोगों को बनाए। तो आज ये संकल्प लेना पड़ेगा हमें कि 3 चीजें हम अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। 3 काम, शादी दिखाने का काम कभी भी ऊपर वाले एंटीना वाले से नहीं कराएंगे। गाड़ी घोड़ा गाड़ी कभी सामान्य वर्ग के नहीं खरीदेंगे, अपने लोगों के खरीदेंगे। सुई से लेके हवाई जहाज, हमको जो भी खरीदना है वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज से खरीदेंगे। हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। पेट्रोल पंप पे अपने पे जाएंगे, डॉक्टर पे अपने पे जाएंगे, स्कूल में अपने पे जाएंगे। जब तक आप अपने व्यापार खड़ा नहीं करोगे तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। और व्यापार खड़ा होने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको उनके यहाँ जाना बंद कर देना है, अपने यहाँ जाना शुरू कर देना है। और तीसरे नंबर की चीज है राशन पानी। शादी में ब्याह में राशन लगता है तो उनके पास जाते हो, पैसा उनको देते हो, शादी कराने का पैसा उनको दो, गाड़ी घोड़ा गार्डन का पैसा उनको दो, राशन का पैसा उनको दो। फिर कहो हमारा बहुत गरीब हो रहा है। गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वहां जा रहे हैं। हम संकल्प में ये तीनों काम हम किसके साथ मिलकर करेंगे? आप लोग बोलिए, किसके साथ मिलकर करेंगे? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के साथ मिलकर करेंगे। हम न उनकी दुकानों पर जाएंगे, न उनके स्कूलों में जाएंगे, न उनके डॉक्टरों के पास जाएंगे। और 3 काम और नहीं करेंगे हम। वो बात बोलकर बात खत्म कर रहा हूँ। पहले नंबर का है दान। चाहे वो मंदिर के रूप में आए, पुजारी के रूप में आए, भिखारी के रूप में आए, सीधे के रूप में आए, हम एक भी फूटी कौड़ी उनको दान नहीं देंगे। दूसरी चीज है मान सम्मान। क्या वो हमारे लोगों का मान सम्मान करते हैं? बताइए, क्या बाबा साहब ने जो महिलाओं को अधिकार दिए वो केवल एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को दिए कि सबको दिए? सबको दिए। फिर भी बताइए, कोई भी सामान्य वर्ग की महिला बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम आयोजित करती है क्या? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा का अधिकार दिया तो बताइए केवल एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को दिया कि सबको दिया? बताइए, कोई भी सामान्य वर्ग के गांव में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई क्या? तो जब वो हमारे पुरखों को सम्मान नहीं देते तो क्या हमको इनको सम्मान देना चाहिए? देना चाहिए। मैं अपमान करने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को गाली नहीं देनी है, गलत नहीं बोलना है। बस वो अपनों का सम्मान करते हैं और हम अपनों का सम्मान करने लगे। लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। और तीसरी चीज है जो आपकी जिंदगी की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, वो क्या है? वो है मतदान। क्या? मतदान। कसम खा लीजिए, संकल्प ले लीजिए आज उनकी जयंती पर कि सरपंच से लेके सांसद तक के चुनाव में कभी भी हम सवर्णों को वोट नहीं देंगे। आपका उद्धार हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ना उनके गुलामों को जो उनकी गुलामी करते हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। आपके समाज का भला हो जाएगा, आप इस देश के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान और सत्ता की है। अगर हम ये 3 काम करने लगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि 10 साल के अंदर भारत में ये परिवर्तन हो जाएगा। इस काम को करने का तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे, ये बात अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कैडर कैंप लगाइए कहीं। ये बात यहाँ नहीं बताई जा सकती कि कैसे होता है काम। आप लगाइए और बुलाइए। मैं मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी एक जिले के लिए नहीं लगाई है, पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए काम करने के लिए लगाई है। और मैं किसी जात का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पूरे बहुजन समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। और जो लोग मेरे जातियों में, संगठनों में, समितियों में और पार्टियों में टूटे हैं उनको एक गुलदस्ता बनाने का ये मेरा लक्ष्य है कि उनको एक साथ लाने का प्रयास करूंगा और उनको एक साथ लाकर दिखाऊंगा। तो जो साथी मेरा नंबर लिखना चाहते हैं वो नंबर लिख सकते हैं, मैं नंबर बोल दूंगा क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है मैं दोबारा कब आप लोगों से संपर्क कर पाऊँ, काफी लोग हैं। तो मेरा नंबर है 7999
दो बार बोलूंगा, हिंदी में और इंग्लिश में। 7999-082-149, 7999-082-149। हिंदी में बोल रहा हूं 7999-082-149। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देकर बात खत्म कर रहा हूं। 1000 गांव गया मैं मीटिंग लेने के लिए। 1000 गांव नेता अपनी जिंदगी में नहीं घूम पाता है। विधायक होता है, जिला पंचायत सदस्य SC ST OBC के जीत कराए हैं, केवल एक सामान्य वर्ग का जीता।